Hello and welcome back to my channel, lovely people. This is Sangeeta Prasad and this is going to be the video on how I became a guest lecturer in Government College in Chhattisgarh. So बहुत सारे लोग मेरे पोस्ट देखने के बाद कमेंट कर रहे थे, मेरे वीडियो देखने के बाद कमेंट कर रहे थे कि कैसे बन गए भाई, आपकी गवर्नमेंट जॉब कैसी लगी, कैसे गेस्ट लेक्चरर बनते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे मेरिट लिस्ट बनती है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही इसमें बना देती हूँ ताकि आप सबकी भी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, जो भी मुझे विश कर रहे हैं, कॉन्ग्रेट्स कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई एम ग्रेटिफाइड। तो मेरी कौन सी जॉब लगी है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एक जॉब लगती है जिसे कहते हैं गेस्ट लेक्चरर होना। एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर होना और एक होता है गेस्ट लेक्चरर होना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप बनते हैं उसके लिए आपका परमानेंट पोस्टिंग होता है, परमानेंट रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन ये जो पोस्ट मुझे मिली है वो गेस्ट लेक्चरर की है और ये परमानेंट पोजीशन नहीं है। यहाँ पे मुझे कोई रिप्लेस कर सकता है क्या? यस, मुझे कोई रिप्लेस कर सकता है। लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब क्यों है? गवर्नमेंट जॉब वो इसलिए है क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि डिफरेंस क्या है एक गेस्ट लेक्चरर में और असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है वो परमानेंट होता है, उसे कोई माई का लाल हटा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जो गेस्ट लेक्चरर होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आते हैं और उन्हें कोई रिप्लेस कर सकता है। तो जी हाँ, मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ, मैं कोई परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनी हूँ। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। लेकिन ये मेरी गवर्नमेंट जॉब क्यों है? क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, इसलिए ये गवर्नमेंट जॉब है। अब आगे चल के आपको थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको बताती हूँ कि मैं इतनी ज्यादा खुश क्यों हूँ जब ये एक टेम्पररी जॉब है। तो परमानेंट पोस्टिंग कैसे होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग कैसे होती है? वो होती है CGPSC AP के थ्रू इन छत्तीसगढ़। और बहुत सारे स्टेट्स अपना खुद का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन वाले एग्जाम्स के थ्रू। ठीक है, जैसे अभी हरियाणा PSC HPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आया है। उसमें आप अगर नेट सेट क्वालिफाइड है, मतलब अगर हरियाणा का सेट क्वालिफाइड है या फिर नेट क्वालिफाइड है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका PhD है तो। ठीक है, तो जब आपका परमानेंट पोस्टिंग चाहिए तो आपको CGPSC या कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर करना होगा। और मेरा जिसमें सिलेक्शन हुआ है वो गेस्ट लेक्चरर में हुआ है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हुआ है। और ये नॉन परमानेंट इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी परमानेंट प्रोफेसर यहाँ पे ट्रांसफर लेकर आते हैं या PSC से क्वालिफाई होकर आते हैं तो मुझे हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो गेस्ट लेक्चरर्स होते थे वो एलिजिबल होते थे और वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जब अप्लाई करते थे ना, वहां पे उनकी पोस्टिंग हो जाती थी एंड दे यूज टू गेट अ स्टे फ्रॉम हाई कोर्ट कि भाई जब तक हमारी कोई परमानेंट पोस्टिंग नहीं होती हमें मत हटाओ। क्योंकि अब जैसे आपको पता है कि एडहॉक का पोस्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है, चाहे कहीं पे 6 महीने का होता है, कहीं पे 1 साल का होता है, ठीक है, कहीं पे 11 महीने का होता है। तो उस बेसिस पे वो लोगों ने स्टे लगा दिया था कि भाई बार बार इनको अपना ये जो है वैकेंसी जो है कॉलेजेस को भी निकालना पड़ता था और इनको भी दिक्कत होती थी, गेस्ट लेक्चरर्स को बार बार अप्लाई करने में, हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा फिर जाके सिलेक्शन होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक स्टे ले लिया और उसकी वजह से उन कॉलेजेस में कभी भी वैकेंसी गेस्ट लेक्चरर की आती ही नहीं थी। इवन आपको मैं बताती हूँ, मेरे फादर खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज में। मैं उन्हें मजाक से कहती थी कि पापा यार अपने कॉलेज में मेरा सिलेक्शन करवा दो, मुझे वहां पे ले लो। तो बोलते थे भाई वैकेंसी आएगी ही नहीं क्योंकि वहां जो ऑलरेडी एडहॉक्स हैं वो स्टे लेके रखे हैं एंड जो परमानेंट प्रोफेसर हैं वो तो PSC से आते हैं। तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचता था कि भाई PSC का कोई एग्जाम हो तब जाके मैं परमानेंट प्रोफेसर बनूं। पर आपको मैं बता दूं कि अभी तक CGPSC का जो लास्ट एग्जाम हुआ है वो 2019 में हुआ है और उसके बाद से अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो आप फिक्र मत करिए, अभी मेरी परमानेंट पोस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन कुछ समय में परमानेंट पोस्टिंग भी हो जाए ऐसा मैं दुआ करती हूँ और आप भी दुआ करना। एंड आपको मैं गुड न्यूज जल्दी सुनाऊं इस चीज की भी कि मेरी परमानेंट पोस्टिंग हो गई। तो फिलहाल तो मैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हूँ, गेस्ट लेक्चरर के पोस्ट में। बट टू आर हैप्पीनेस एंड टू आर अमेज, इस बार 2024 में जो स्टे लगाया गया था ना ये एडहॉक्स के द्वारा हाई कोर्ट से, वो स्टे हटा दिया गया है। एंड जिस कॉलेज में सिर्फ सिंपल PG वाले जो टीचर्स हैं उन्हें निकाल दिया गया है, या ये कह दिया जाए कि उनके पोस्ट पे वैकेंसी निकाल दी गई है और उन्हें यानी कि उस पोस्ट से हटा दिया गया है और उनके पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। इस साल बम्पर वैकेंसी आई, ठीक है, बम्पर वैकेंसी आई पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ही नवीन शासकीय महाविद्यालय बहुत सारे खुले हैं। ठीक है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले हैं छत्तीसगढ़ में, आत्मानंद कॉलेजेस भी खुले हैं छत्तीसगढ़ में, या फिर कोई जो पुराने कॉलेजेस हैं जहां पे सिर्फ सिंपल PG वाले थे उन सब के पोस्ट पे न्यू वैकेंसी आई और बहुत सारे लोगों ने अपना एप्लीकेशन दिया, अपना रेज्यूमे सेंड किया अपने क्वालिफिकेशंस के साथ और फिर जाके मेरिट लिस्ट बनती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है और
किस तरीके से कितने मार्क्स आपको मिलते हैं एंड तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाती है और मैंने भी बहुत सारे कॉलेजेस में, मैंने 22 कॉलेजेस में अपना खुद का रेज्यूमे और अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी प्रूफ्स हैं, उसको लगा के अटैच करके मैंने सेंड किया है। एंड मैं आपको दिखाऊंगी क्लिप्स में कि किस तरीके से मैं रोज प्रिंट आउट करवाती थी, बहुत सारा बंडल प्रिंट आउट करा के रखती थी एंड मैं फिर उसको लिफाफे में डाल के रोज जाके इंडिया पोस्ट के बाहर, इतनी लंबी लाइन लगती थी और इतने सारे लोग सिर्फ गेस्ट लेक्चरर के लिए डालते थे पोस्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के लोग मुझे मिलते थे वहां पे, ऐसे झोला भर भर के लोग लिफाफे लेकर आते थे, एनवलप्स लेकर आते थे एंड वो डालते थे। एंड मैं मतलब इंडिया पोस्ट खुलता था 10 बजे, वहां पे मैं उसके पहले पहुंची और वहां पे भी 25 लोग ऑलरेडी पहले से खड़े हैं। एंड उसके बाद जाके 3-4 दिन मैंने लगातार ये चीज की है एंड फाइनली मेरा 22 कॉलेजेस में मैंने अप्लाई किया था और कम से कम 10 कॉलेज, 9 या 10, हाँ 10 कॉलेजेस में मेरा टॉप पे था, नंबर 1 पे था मेरिट पे। और जो कुछ कॉलेजेस थे उसमें मेरा 2nd या 3rd में था, क्योंकि मेरा पीएचडी नहीं है, मेरा सिर्फ नेट सेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट वो लोग बनाते हैं कॉलेजेस को, जब आप अपना एप्लीकेशन सेंड कर देते हैं, ये बाय पोस्ट कर देते हैं। आई होप ये ऑनलाइन करते तो ये थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता, बट इन लोगों ने बाय पोस्ट किया। ये सारी चीजें ऑफलाइन चल रही थी, तो आपको प्रिंट आउट करवा के अपने सारे सर्टिफिकेट्स जितना भी आपका है वो सबको प्रिंट आउट करा के अपना रेज्यूमे सेंड करना पड़ता है अलग अलग कॉलेजेस में। तो ये वैकेंसी आई थी अलग अलग कॉलेजेस ने, जितने भी न्यू कॉलेजेस थे, जितने भी कॉलेजेस में वैकेंसी थी जहां पे सिंपल पीजी वाले टीचर्स थे, उन सब में वैकेंसी निकाली गई थी और उनमें अप्लाई करने के लिए आया था। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैंने कैसे अप्लाई किया, तो मैंने बता दिया कि बहुत सारे कॉलेजेस में ये वैकेंसी आई थी, तो हमें पता चला, तो हमने अलग अलग कॉलेजेस को बाय पोस्ट, बाय इंडिया पोस्ट है ना, मैंने उसे पोस्ट किया है, या फिर आप जाके भी वहां पे दे सकते थे ऑफिस में। तो ऐसा मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद वो लोग एक मेरिट लिस्ट बनाते हैं और उसमें होती हैं 4 कैटेगरीज। तो कैटेगरी 1 होता है पीएचडी होल्डर्स का, जिनका पीएचडी कंप्लीट हो चुका है, उनके मिलते हैं 30 मार्क्स, ओके। दूसरा कैटेगरी होता है नेट सेट स्लेट का, जिनको मिलते हैं 20 मार्क्स, ओके। तीसरा कैटेगरी होता है एमफिल वालों का, जिन्होंने एमफिल किया। अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई कि एमफिल करना जरूरी नहीं है, बट पहले के बहुत सारे लोगों ने एमफिल कर रखा है, तो उनके लिए अलॉटेड है मार्क्स 15। और इन तीनों को मिलाकर, यानी कि कैटेगरी 1, 2 और 3 के जितने भी मार्क्स हैं, 30 फॉर पीएचडी, 20 फॉर नेट सेट स्लेट एंड 15 फॉर एमफिल, इन तीनों को मिलाकर 50 से ज्यादा नंबर नहीं दिया जा सकता। यानी कि अगर आपका पीएचडी, नेट और एमफिल तीनों है तो आपको 65 नंबर नहीं मिलेंगे, टोटल मिला के 50 ही मिलेंगे। अगर आपका नेट भी है और आपका पीएचडी भी है तो आपको 30 + 20 50 ही मिलेंगे, ठीक है। 50 से ज्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं फॉर दीज। एंड उसके बाद आपका जो पीजी का मार्क्स है, ग्रेजुएशन के मार्क्स से उनको कोई मतलब नहीं है, पीजी के मार्क्स देखे जाते हैं। मिनिमम आपके 55% होने चाहिए। अगर आपका 55% है तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, और 55% से जितना भी ज्यादा है उन 5 नंबर में ऐड कर दीजिए। जैसे मेरा परसेंट जो पीजी का था वो था 88.56, तो 88.56 के लिए पहले 55 नंबर परसेंट के लिए मुझे 5 नंबर मिलते थे, और उसके बाद मेरा कितना बचता है 33.56, तो 33.56 + 5 यानी कि 38.56 मेरा पीजी के मार्क्स बनते थे उनके एपीआई के लिए। एंड फिर नेट सेट का मेरे को 20 मार्क्स बनते थे। और आपका अगर रिसर्च पेपर है तो उसके मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 5 महीने अगर आपने पढ़ाया है किसी भी कॉलेज में, ठीक है, गवर्नमेंट रन कॉलेजेस में, तो उसमें उसके आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो पूरा क्राइटेरिया है, मैं यहाँ पे पूरा लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा किस तरीके से मेरिट लिस्ट बनती है, किस तरह से उनका एपीआई स्कोर काउंट होता है। एंड इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वाला एपीआई स्कोर, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो एपीआई स्कोर बनते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। जैसे नेट सेट का सिर्फ 5 नंबर होता है, जेआरएफ का 7 नंबर होता है, तो इस तरीके से वहां का डिफरेंट है। लेकिन मैं अपने स्टेट की बात कर रही हूँ, जैसे हमारा मेरिट बना था, तो इस तरीके से हमारी मेरिट लिस्ट बनती है। एंड अब इसमें बहुत सारा लोचा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 22 कॉलेजेस में अप्लाई किया था, जहां पे 10 कॉलेजेस में कम से कम 10 से ज्यादा कॉलेजेस में मेरा नंबर 1 पे आ गया था। यानी कि मैं आती हूँ कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 1 में कौन आते हैं? पीएचडी वाले। मैं आती हूँ कैटेगरी 2 में, नेट सेट स्लेट वाले में, ठीक है। मेरे से बाद आएंगे एमफिल वाले, और उसके बाद जो कैटेगरी 4 है वो होता है सिंपल पीजी वाले, यानी कि उन्होंने सिर्फ मास्टर्स कंप्लीट किया, उनका नेट सेट नहीं है, उनका पीएचडी नहीं है, एमफिल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगरीज बनती हैं। का जब मेरिट लिस्ट बनाया जाता है तो उसमें स्पेशली प्रेफरेंस दी जाती है कैटेगरी 1 को, यानी कि पीएचडी वालों को। अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो भले आपका बाकी सब में मिलाकर एपीआई कम आए, लेकिन फिर भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा,
तो ऐसा जब जहाँ जहाँ पे मेरा सेकंड थर्ड नंबर आया है, थर्ड मैं सेकंड थर्ड के बाद मेरा नंबर आया ही नहीं, मतलब मैक्सिमम जगह मेरा या तो सेकंड है या थर्ड है या फर्स्ट है, ठीक है। तो वो सेकंड थर्ड भी इसलिए आया है क्योंकि मैं कैटेगरी 2 को बिलोंग करती हूँ। भले ही मेरा एपीआई स्कोर, कई बार ऐसा हुआ है कि मेरा एपीआई स्कोर कैटेगरी 1 वालों से ज्यादा है, ठीक है, उनका 38 है, 48 है, बट मेरा 58 है, बट फिर भी उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट पे नंबर 1 होता है, उन्हें सबसे पहले कॉल किया जाता है। उसके बाद अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो दूसरे नंबर को कॉल किया जाता है, अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो तीसरे नंबर को। इस तरह से ये आगे चलता रहता है, ठीक है। तो वैसे तो एक इंसान बहुत जगह अप्लाई करता है, जैसे मैंने भी 22 जगह अप्लाई किया था, बट कहाँ मैं ज्वाइन तो एक ही जगह कर सकती हूँ ना, तो नीचे तक आते जाते हैं एंड बहुत सारे लोगों का चांस बनता है। तो बहुत सारी जगह पे तो मेरा नाम आया था और मैंने बहुत, मतलब ऐसे 10-12 लोगों को, मतलब कॉलेजेस को रिजेक्ट कर दिया था। एंड कहीं कहीं पे मेरा सेकंड पे था, कहीं कहीं पे फर्स्ट पे था, फर्स्ट पे मैक्सिमम जगह था। एंड आई वॉज काइंड ऑफ रियली हैप्पी कि मेरा मेरिट पे आया। पहले मैं सोचती थी कि यार मेरा एपीआई उतना अच्छा नहीं बनता होगा, बट फिर मैंने देखा कि बाकी लोगों का भी नहीं बनता है। देन आई फेल्ट कि हाँ ठीक है, उतना भी बुरा नहीं बनता है। तो अगर आपको भी गेस्ट लेक्चरर का पता करना था कि कैसे बनते हैं, तो मैंने बता दिया कि मैं कैसे बनी हूँ। एंड आप अपने स्टेट का देख सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आप अगली बार जब वैकेंसी आएगी तो थोड़ा ध्यान रखें, अपने आँख कान खुले रखें, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई वैकेंसी आई है तो हमें अप्लाई करना है। तो उनके वेबसाइट्स पे, कॉलेजेस के वेबसाइट्स पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ऐसा है। अब मजे की बात सुनो, बहुत सारे लोग ऐसे पिन पॉइंट कर रहे थे, हाँ ठीक है टेम्पररी जॉब लगी है एंड ऑल दैट। तो भाई मजे की बात ये है कि जिस तरह से पहले गेस्ट लेक्चरर्स ने स्टे ले लिया था कि हमें कोई हटा मत सके जब तक हमारी परमानेंट पोस्टिंग नहीं हो जाती, तो कुछ वैसा ही, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ वैसा ही हमारे साथ भी हुआ है। अब सुनो कि जब तक इस पोस्ट पे कोई परमानेंट प्रोफेसर नहीं आता है बाय ट्रांसफर और थ्रू पीएससी का एग्जाम तब तक इस पोस्ट से गेस्ट लेक्चरर्स जितने भी अपॉइंट हुए हैं उन्हें नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा 11 मंथ्स का ही है, जितने भी नए गेस्ट लेक्चरर्स अभी ज्वाइन करेंगे। लेकिन जब तक उनके पोस्ट पे, किसी की भी पोस्ट पे, हिस्ट्री पे, इंग्लिश में, मैथ्स में, जिनका जिनका गेस्ट लेक्चरर की तरह सिलेक्शन हुआ है, उन सबको तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उनके पोस्ट के लिए कोई ट्रांसफर लेके परमानेंट प्रोफेसर जो सीजीपीएससी से बने हैं वो नहीं आ जाते, या फिर पीएससी का एग्जाम कंडक्ट होता है और उसके बाद सिलेक्शन होता है और उसके बाद वहां पे उनकी जगह पे उनको अपॉइंट किया जाता है। यानी कि किसी का, जैसे सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ एंड फिर हिस्ट्री का किसी ने निकाला और उनको वही कॉलेज मिल गया जिस कॉलेज में ऑलरेडी गेस्ट लेक्चरर काम कर रहे थे, तो उस गेस्ट लेक्चरर का पोस्ट वहां से मतलब उनका जो जॉब है वो वहां पे खत्म हो जाएगा एंड वो जो परमानेंट प्रोफेसर है वो उनकी पोस्ट पे आएंगे। तो ऐसा है। तो जब तक कोई परमानेंट प्रोफेसर उस पोस्ट के लिए नहीं आते बाय ट्रांसफर और थ्रू एग्जाम, तब तक उनके इन गेस्ट लेक्चरर्स का जिनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है उन्हें नहीं हटाया जा सकता। तो इट्स नॉट द एंड। मैं बहुत ज्यादा खुश दिख रही होंगी तो आप सोच रहे हो कि बस दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ। दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ। देयर इज सो मच मोर टू अचीव एंड टू बी अ परमानेंट प्रोफेसर। आई ऑलवेज वांटेड। बहुत सारे लोग मेरे शॉर्ट्स में भी पूछते थे कि आपका क्या है, आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो मैंने फाइनली अब ज्वाइन कर दिया है। तो अब लोगों को लग रहा है कि बस इसका हो गया इतना ही, तो इतना ही नहीं है, आगे भी बहुत कुछ बचा है एंड यू विल सी मी अचीविंग थिंग्स, मोर थिंग्स इन फ्यूचर। आई होप आई डू दैट एंड आई होप आप भी इस चीज में तैयारी करें। और अगर आपका गेस्ट लेक्चरर की तरह हो भी जाता है तो दिस इज नॉट द एंड, देयर इज सो मच मोर टू अचीव in future. So do not be satisfied with just this, and I am also not being satisfied. It's just that I wanted to celebrate it, and just because I celebrated, so many people asked me about the process, so I wanted to just convey it to you जो भी मुझे पता था। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है एंड आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के, तो मुझे आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। एंड अगर कोई डाउट्स होगी तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं एंड आई try my level best to help you guys. So I hope you like this video. Do like, comment and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Bye.